वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 17 सितंबर और 17 सितंबर से रिलेटेड हमारे जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं और साथ साथ इसके व्याख्या की भी बात करेंगे ताकि इनसे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन बने वो भी हमारे आसानी से सॉल्व हो जाएँ। ठीक है, सो यदि हम बात करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न की, तो इसमें पूछा गया था कि विश्व बौद्धिक संपदा यानी कि जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है WIPO ने हाल ही में यानी WIPO ने हाल ही में क्या किया कि वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 की सूची जारी की है। इस सूची के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे है कि भारत इस सूचकांक में 48वें स्थान पर है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा कहता है कि स्विट्जरलैंड, स्वीडन और अमेरिका शीर्ष 3 देशों में शामिल है। और तीसरा स्टेटमेंट हमारा है कि भारत पहली बार शीर्ष 50 देशों में शामिल हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा है केवल 2, तीसरा है 1 और 3 और चौथा है हमारा 1, 2 और 3, यानी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2 और 3। यानी कि बात करें तो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल राइट व्याख्या कर रहे। ठीक है, अब बात करें यदि हम व्याख्या की, तो इसमें बताया भी गया है कि 2020 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि GII सूचकांक में स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड शीर्ष 5 देशों में शामिल हैं। सूचकांक में भारत पहली बार शीर्ष यानी कि बात करें तो टॉप 50 कंट्रीज में शामिल हुआ है। भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाई है और 48वें स्थान पर पहुंच गया है, यानी कि पहले 52वें स्थान पर था। ठीक है, 2019 में भारत 52 नंबर पे था और ये 4 पायदान ऊपर आके 48वें स्थान पर पहुंच गया है। मध्य और दक्षिण एशियाई देशों में वह इस सूचकांक में शीर्ष पर बना हुआ है। ठीक है, तो यानी यदि हम बात करते हैं मध्य और दक्षिण एशियाई देशों में तो ये शीर्ष पर बना हुआ है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं तो ये कितने नंबर पे है? 48वें स्थान पर है। ठीक है, और किस में है ये? जो हमारा विश्व बौद्धिक जो बात करें तो WIPO में ये 48वां स्थान अपना प्राप्त किया है। और पहले स्थान पे कौन है? क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। हमने दूसरे स्टेटमेंट में देखा भी कि टॉप 3 कंट्री के नाम दिए गए थे, यहाँ पे 5 कंट्री के नाम दिए गए हैं कि टॉप 5 कंट्री में तो पहले में है स्विट्जरलैंड, सेकंड में है स्वीडन, थर्ड में है अमेरिका, फोर्थ में है ब्रिटेन, देन 5th नंबर पे है नीदरलैंड। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारत को अगले कितने साल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि EECOSOC की एक संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेट्स ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है। तो पहला है 4, दूसरा है 7, तीसरा है 8 और चौथा है 10। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद व्याख्या की यदि हम बात करते हैं तो इसमें बताया भी जा रहा है कि भारत को यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेट्स ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने यह जानकारी दी। इस संस्था का सदस्य बनने के लिए भारत, अफगानिस्तान और चीन 3 देश रेस में थे। भारत 4 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र का महिलाओं की स्थिति और आयोग का सदस्य रहेगा। भारत 4 साल यानी कि 2021 से 25 तक यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेट्स ऑफ वुमेन का सदस्य बना रहेगा। ठीक है, यानी कि ये कब तक बना रहेगा? 2021 से 2025 तक, यानी कि 4 साल तक बना रहेगा। और किस संस्था का ये सदस्य बना है? तो ये संस्था का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्या है? यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेट्स ऑफ वुमेन का सदस्य बना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मतलब कि JDU पार्टी के किस सांसद, JDU पार्टी जो होती है, ठीक है, यहाँ पे JDU लिखा है, एक JDU पार्टी करके होती है, तो किस सांसद को एक बार फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है? पहला है सुनील मोदी, सेकंड है ललन सिंह और थर्ड में है राजीव रंजन सिंह और फोर्थ में है हरिवंश नारायण सिंह। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, उसके बाद हम व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया भी जा रहा है कि हरिवंश नारायण सिंह जो है वो लगातार दूसरी बार, ठीक है, यानी कि अभी पहले बार थे और ये दूसरी बार है उनका कि राज्यसभा के
उपसभापति चुने गए हैं। राज्यसभा का यहाँ पे एक बात और आपको याद रखना है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत के उपराष्ट्रपति महोदय ही राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, कोई अलग से सभापति नहीं चुना जाता है। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। ये बात और याद रखनी है क्योंकि ये काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। ठीक है, और इसमें क्या है, उपसभापति के बारे में बात की जा रही है। तो चुने गए हैं हरिवंश सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं। हरिवंश राजनीति में जयप्रकाश नारायण के आदर्शों से भी प्रेरित हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सिताब दियरा गांव में 30 जून 1956 को जन्मे हरिवंश को हरिवंश को जयप्रकाश नारायण ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए और पत्रकारिता में डिप्लोमा की पढ़ाई की। हरिवंश 1981 से 84 तक हैदराबाद एवं पटना में बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी की। साल 1984 में उन्होंने पत्रकारिता में वापसी की। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंजीनियर्स डे यानी कि जो हमारा जो अभियंता डे, इंजीनियर को अभियंता भी बोलते हैं। ठीक है, तो इंजीनियर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसमें पहला है हमारा 10 अगस्त, दूसरा है 12 जनवरी, तीसरा है 15 सितंबर और चौथा हमारा है 11 मार्च। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 15 सितंबर। ठीक है, उसके बाद व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया भी जा रहा है कि एम विश्वेश्वरैया की जयंती के मौके पर हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया पूरी दुनिया के इंजीनियर्स के लिए मिसाल हैं। एम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1861 को मैसूर के कोलार जिले में स्थित चिक्काबल्लापुर तालुक में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उनके पिता श्रीनिवास शास्त्री संस्कृत के विद्वान और आयुर्वेद चिकित्सक थे। एम विश्वेश्वरैया को साल 1955 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो एम विश्वेश्वरैया है उनको कब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1955 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी गवर्नमेंट ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की है? सो यहाँ पे फर्स्ट है महाराणा प्रताप, सेकंड में है छत्रपति शिवाजी महाराज, थर्ड में है महाराज इंद्रजीत सिंह और फोर्थ में है नाना साहेब। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? छत्रपति शिवाजी महाराज। उसके बाद बात करें व्याख्या की तो इसमें बताया जा रहा है कि आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर स्थापित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आगरा मंडल की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रवादी विचारों को पोषित करने वाली है। ठीक है, संग्रहालय मुगल संस्कृत कलाकृतियों, चित्रों, भोजन, वेशभूषा, मुगल युग हथियार और गोला बारूद और प्रदर्शन कला पर केंद्रित होगा। मराठा योद्धा और 16वीं शताब्दी के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज अपने जीवन के अधिकांश समय मुगलों से लड़े और वह अपनी सैन्य विजय के लिए जाने जाते थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? सो फर्स्ट है शिरोहिदे सुगा, सेकंड है तोशिमित्सु और मोतेगी और थर्ड है हमारा कि तारो कोनो और फोर्थ में है जुनिचिरो कोइजुमी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा योशिहिदे सुगा। उसके बाद बात करें व्याख्या की तो इसमें बताया जा रहा है कि जापान की सत्तारूढ़ पार्टी ने शिंजो आबे के बाद योशिहिदे सुगा को अपना नया नेता चुन लिया है। अब ये लगभग तय हो गया है कि योशिहिदे सुगा ही अब जापान के नए प्रधानमंत्री होंगे। पिछले महीने ही शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था और हम लोग साल में भी किए थे कि जो जापान के प्रधानमंत्री हैं वो क्या दे चुके हैं? अपना इस्तीफा दे चुके हैं। 71 साल के योशिहिदे सुगा शिंजो आबे के भी करीबी माने जाते हैं। उन्हें नेता चुने जाने के लिए अपनी पार्टी के सांसदों और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के 534 में से 377 वोट मिले हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें
अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने किसको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? सो पहला हमारा राहुल सचदेवा, और सेकंड में है राजेश खुल्लर, थर्ड में है राजीव गाबा, और फोर्थ में है अजय कुमार। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राजेश खुल्लर। उसके बाद व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में राजेश खुल्लर को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। वे भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान से संबंधित मामलों का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये कंट्रीज आपको याद रखनी है, कौन कौन सी हैं? भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और भूटान है। ये भारत के सभी पड़ोसी देश भी हैं, ठीक है। इनसे संबंधित मामलों का प्रतिनिधित्व करेंगे। विश्व बैंक में 25 ऐसे कार्यकारी निदेशक पूरे विश्व से नियुक्त होते हैं। वर्ष 1988 बैच के IAS अधिकारी राजेश खुल्लर हरियाणा और केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के अलावा HSIIDC के चेयरमैन का कार्यभार भी खुल्लर के पास है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने किस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं? पहला है नेपाल, दूसरा है चीन, तीसरा है रूस और चौथा है मालदीव। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा मालदीव, ठीक है। उसके बाद हम बात करें व्याख्या की, तो इसमें बताया जा रहा है कि हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने मालदीव के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की तरफ से यह घोषणा की गई कि पेंटागन ने कहा कि फिलाडेल्फिया में 10 सितंबर को दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए उप सहायक रक्षा मंत्री रीड वर्नर और मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया दीदी ने रक्षा व सुरक्षा समझौते के लिए कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं। यह रूपरेखा हिंद महासागर में शांति व सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों के गहरे संबंधों और सहयोग को निर्धारित करने के साथ ही रक्षा साझेदारी की दिशा में आगे की तरफ बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने US ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एजारेका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है? पहला है चीन, दूसरा है रूस, तीसरा है नेपाल और चौथा है जापान, ठीक है। तो जब भी खिलाड़ियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो उनमें हमको 2-3 बातें बस याद रखनी होती हैं। सबसे पहले कि वो किस खेल से संबंधित है और दूसरा कि वो किस देश से संबंधित है, ठीक है, मतलब किस देश से बिलोंग करते हैं, और उसके बाद कि वो कौन सा जो भी पदक वगैरह है जीते हैं अभी तक। तो वो इतनी बातें हमको याद रखनी होती हैं। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा जापान। उसके बाद हम बात करते हैं व्याख्या की, तो यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि जापान की टेनिस खिलाड़ी, ठीक है, यानी कि ये किस खेल से संबंध रखती है? टेनिस के खेल से संबंध रखती है। नाओमी ओसाका ने क्या किया कि US ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया, अभी आपको ये भी याद रखना है कि किसको इन्होंने हराया है और ये किस कहाँ से बिलोंग करती हैं। तो ये बेलारूस की, ठीक है, टेनिस खिलाड़ी कौन है? विक्टोरिया एजारेका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। 22 वर्षीय नाओमी ओसाका ने ऐतिहासिक जीत के साथ विश्व रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंच गई हैं। नाओमी ओसाका पहली एशियाई खिलाड़ी पुरुष अथवा महिला बन गई हैं, यानी कि दोनों में से ही पहली एशियाई खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए। US ओपन 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में से एक है और अन्य 3 ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन और विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन है। ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन यानी कि ITF द्वारा संचालित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अफ़गानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कतर यानी कि दोहा में होने वाली अंतर अफ़गान वार्ता के शुरुआती समारोह में भाग लेकर तालिबान पर अपनी बदलती रणनीति का संकेत दिया है?
सो पहला है चीन, दूसरा है रूस, तीसरा है भारत और चौथा है पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। उसके बाद व्याख्या की बात करें तो बताया जा रहा है कि अंतर अफगान शांति वार्ता में भारत की उपस्थिति यह इंगित करती है कि भारत ने अफगानिस्तान में जमीनी हकीकत एवं बदलते सत्ता ढांचे को देखते हुए अपनी रणनीति बदल दी है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी निकटता के कारण एक अहम बढ़त दिलाई है। भारत का मानना है कि कोई भी शांति प्रक्रिया अफगान सरकार के नेतृत्व वाली, अफगान सरकार के स्वामित्व वाली और अफगान सरकार द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। देन उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में किस राज्य की जलापूर्ति व सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। सो पहला इसमें है पंजाब, दूसरा है बिहार, तीसरा है झारखंड और चौथा है केरल। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बिहार होगा। उसके बाद व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि बिहार की जलापूर्ति व सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं केंद्र की नमामि गंगे और अमृत योजना से जुड़ी हैं। इसमें पटना की बेउर और कर्म लीचक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा सीवान, छपरा, मुंगेर और बात करें हम तो जमालपुर, मुजफ्फरपुर से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री 10 और 13 सितंबर को मत्स्य विभाग और पेट्रोलियम से जुड़ी कई परियोजनाओं का शुभारंभ कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सो यहाँ पे जो कि आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है और इसमें पूछा जा रहा है कि भारत को बांग्लादेश से जोड़ने वाला सोनामुरा दौकुंड जलमार्ग हाल ही में शुरू किया गया है। यह जलमार्ग बांग्लादेश को किस भारतीय राज्य से जोड़ता है? तो इसमें पहला हमारा है बिहार, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है असम और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। सो आई होप कि आप सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।